अपना न्यू टॉपिक मैसेनरी एंड मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। मतलब डीएनए की रिप्लिकेशन आखिरकार होगी कैसे। अभी तक हमने डीएनए कैसे बनता है, डीएनए की फॉर्मेशन कैसे हुई, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे, डीएनए को किसने डिस्कवर किया, ये सारी चीजें हमने देख ली। बट अगर हम बात करें तो डीएनए रिप्लिकेट कैसे करता है। जो डीएनए का रिप्लिकेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसमें कुछ एंजाइम्स और कुछ मशीनरीज होंगी। मतलब अगर हमारे पास नॉर्मल डीएनए है तो उसको डिवाइड करने के लिए उसमें भी तो प्रोसेस होता होगा। तो डीएनए फाइनली डिवाइड कैसे होता है, हमने तो देख लिया किस तरह से डिवाइड होता है। एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, डीएनए डिवाइड होता है एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस से, जिसमें एक पेरेंटियल प्रेजेंट रहता है टेम्पलेट और एक नॉन पेरेंटियल प्रेजेंट रहता है। ये तो सब फालतू, मतलब ये सब दिमाग की भाषा हो गई, ठीक। बट इसका एक्चुअल प्रूफ अभी तक हमने नहीं देखा। तो वही प्रूफ अब इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे, मैसेनरी एंड एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जनरली डीएनए की रेप्लिकेशंस करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है, एक्सटर्नल मैसेनरीज को परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि डीएनए खुद पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकते। ये नया वर्ड पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन यानी नया डीएनए की फॉर्मेशन करना, नए डीएनए की टेम्पलेट्स की फॉर्मेशन करना, उसे पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। तो चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। सपोज कर लो हमारे पास एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। क्या है? कुछ इस तरीके से अपने पास एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरह से मान लो एक डीएनए है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। अब ये डीएनए को फर्दर मुझे क्या करना है? रिप्लिकेशन करना है। रिप्लिकेशन यानी होता है डिवाइड करना है। तो रिप्लिकेशन करने के लिए मैं एक स्पेसिफिक एंजाइम का यूज करूंगा जिसका नाम है हेलिकेस। तो यहां पास मैंने जैसे इसकी मान लेते हैं, ये अपन ने किसके साथ किया, मान लेते हैं ये अपन ने यूज किया ई कोलाई, ठीक है ना। ई कोलाई के लिए बात कर लेते हैं। ह्यूमंस के केस में भी यही होता है, इसी तरह से रिप्लिकेशन होता है सभी ऑर्गेनिजम्स में यही होता है। तो सारे में मैकेनिज्म सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। मैसेनरी एकदम सेम टू सेम रहेगी। आरएनए का केस के लिए अलग से पढ़ेंगे, ठीक। चलो, तो सबसे पहले क्या, अपन एक एंजाइम अप्लाइड करेंगे जहां पास से अपने को रिप्लिकेशन करना है, ठीक है। जैसे यहां पास से अपने को इस डीएनए को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन करने के लिए मैं इस पूरे टेम्पलेट पे, उस सेल पे अप्लाइड करूंगा हेलिकेस, HELICASE, ठीक है। ASE लगा होगा तो समझ जाना वो क्या है, एंजाइम हेलिकेस, ठीक है। चलो, अब ये हेलिकेस लगाने के कारण अब डीएनए टेम्पलेट्स क्या होगा, डिवाइड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मान लो ये डीएनए टेम्पलेट्स कुछ इस तरह से जा रहे हैं और डीएनए टेम्पलेट, एक टेम्पलेट इधर साइड जा रहा है। इन सब में भी बेस लगे रहेंगे इस तरह से। चलो लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह भी इधर भी बेसिस लगे रहेंगे, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस, याद है ना कॉन्सेप्ट। चलो, ये हो जाएगा। अब एक को मान लेते हैं 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो दूसरा एंटीपोलैरिटी में प्रेजेंट रहता है, तो ये कितना 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये सारी चीजें जब आप रिप्लिकेशन, अगर एग्जाम में आया कि रिप्लिकेशन शो करो डीएनए की, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं कर दे रहा हूँ, इसलिए 1 बाय 1 स्टेप में मैं समझा रहा हूँ, ठीक, ताकि एग्जाम के समय आपको प्रॉब्लम ना हो। अब यहां पास से मैंने रिप्लिकेशन करना है, मैंने सबसे पहले इसमें एक एंजाइम अप्लाइड की जिसका नाम है हेलिकेस। ये हेलिकेस क्या करता है, ये पूरे के पूरे डीएनए टेम्पलेट्स को ब्रेक करना चालू कर देता है। तो सबसे पहले ब्रेक करने का मतलब है, ब्रेक नहीं करता, इसे अनजिपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनजिपिंग, ZIPPING, अनजिपिंग। अनजिपिंग यानी जैसे हम चैन को ऐसे करते हैं, फिर चैन को खोलते हैं, ठीक है। सेम टू सेम वो भी ऐसी है, ये चैन है एक टाइप से। अब मान लो इस हेलिकेस की मदद से मैं उस चैन को खोलते जा रहा हूं, तो ये टेम्पलेट्स में, 2 टेम्पलेट्स में खुलते जा रहा है, ठीक। तो यहां जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, ये करीबन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। ये अगर इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बनाऊं, मैं तो एक एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूं, अगर इसका एग्जैक्ट बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से रहता है। ये अपने पास डीएनए टेम्पलेट्स हैं, यहां पास मैंने हेलिकेस लगाया, ठीक है, और यहां पास से एक अपने को वाई शेप स्ट्रक्चर, वाई शेप
स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है एकदम उल्टा सा, ठीक है, उल्टा है। आप ऐसे जाए इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, मतलब इस तरह से कुछ चाहो तो ऐसे भी बनाओ, ऐसे भी चल जाएगा। तो एक वाई शेप स्ट्रक्चर अपने को मिल रहा है, ठीक है। इसे को बोला जाता है, इसी वाई शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वाई शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है रिप्लीकेशन फॉर्क। ठीक, चलो हो गया। अब हमने सबसे पहले में अब यहाँ पास स्टेप बाय वन स्टेप्स को समझते जाएंगे सबसे पहले, फिर आखिरी में रिवाइज कर लेंगे एक साथ। ठीक, अब यहाँ सबसे एक इन सभी एंजाइम्स में से बहुत सारी अभी आगे जाके एंजाइम्स में बताऊंगा, उन सभी एंजाइम में से एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब उसका काम क्या है उसको भी समझेंगे। सबसे पहले मैंने स्टेबिलिटी के लिए क्या किया, सॉरी अनजिपिंग के लिए हेलिकेस एंजाइम लगाया। हेलिकेस एंजाइम अप्लाइड करने के कारण ये अनजिप होना चालू कर दिए ये डीएनए टेम्पलेट्स कुछ इस तरह से, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब यहाँ पास जो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ वाई शेप का, यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ, इस वाई शेप स्ट्रक्चर को हम रिप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। अब दूसरा केस आता है कि कहीं ये अचानक से वापस बाइंड ना हो जाए, इसीलिए हम क्या अप्लाइड कर देते हैं उसी समय पे एसएसबी प्रोटीन, ठीक है। कौन सा, एक यहाँ एंजाइम अप्लाई करते हैं अपना, ठीक है। ये भी एंजाइम क्या करता है, हेलिकेस की मदद करता है अनजिपिंग होने में। उस एंजाइम का एडिशन में लिख लो इसे टोपो ISOMERASE टोपो आइसोमरेज एंजाइम, ठीक। चलो थोड़ा बहुत कलर चेंज करते हैं, अब फाइनली समझ आए। टोपो आइसोमरेज एक एंजाइम यूज करती है। अब इस एंजाइम का काम क्या है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम का ये काम है कि ये जो भी अपने पास रिप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है या फिर सिंपल सा अपने पास जो डीएनए की टेम्पलेट की अनजिपिंग हो रही है, उस अनजिपिंग को तो पहला सपोर्ट करेगा, दूसरा कैसे सपोर्ट करेगा, ये टेंशन प्रोवाइड करेगा, मतलब फोर्स अप्लाई करेगा इसको अनजिप होने के लिए। डीएनए टेम्पलेट्स कभी भी अनजिप नहीं होते आसानी से। हमने क्या समझा था पहले ही, क्या अगर इसे हीटिंग की मदद से मान लो अपन अनजिप करते हैं तो ये मैक्सिमम टाइम पे ये क्लोज आने की कोशिश करेंगे, मतलब एक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते जाएंगे ताकि ये टूटे ना आसानी से। यही स्टेबिलिटी बढ़ाता है डीएनए की, और हम डीएनए के ही केस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसी को हम क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री। चलो तो वो सारा केस पहले ही टॉपिक कवर चुके हैं, अब तो अपने को रिप्लिकेट करना है इसे, तो रिप्लिकेशन फॉर्क बना। अब यहाँ पास पहला काम हो गया, ये सारी की सारी अपने आ जाएगा। पहला ये सारे काम एक डीएनए को क्या करने के लिए, रिप्लिकेशन यानी एक डीएनए को अलग करने, अनजिपिंग करने के लिए। नेक्स्ट आता है, इसी में एडिशनल में लिख लेंगे, यहीं पास से स्टार्ट करते हैं, इसी के जस्ट नीचे से। जो अपने पास डीएनए बना है, अब इसमें नए नए बेसिस को जोड़ना है। इस तरह से नए नए अपन क्या करेंगे, बेसिस को जोड़ेंगे, और ये नए नए बेसिस को हम जोड़ते हैं। ये एक कौन से ये होते हैं, आरएनए PRIMA प्राइमर्स, ठीक है। आरएनए प्राइमर्स हम जोड़ते हैं, और एक एंजाइम यूज करते हैं यहाँ परमिएज, आरएनए प्राइमर्स PRIMERS प्राइमर्स को यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये सिंपल से ये वाला एंजाइम का ध्यान रखो, प्राइमरेज एंजाइम्स यहाँ वहां से कलेक्ट करके आरएनए प्राइमर्स को लाएगा और ये डीएनए टेम्पलेट्स के साथ जोड़ना चालू कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पास 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम से लेकर के 5 प्राइम में बेसिस को ऐड करते जाएगा, ठीक है। अब ये जो टेम्पलेट्स रहेंगे, ये आरएनए के टेम्पलेट्स रहेंगे, तो आप सोच सकते हो कि थायामीन की जगह यहाँ क्या रहेगा, यूरासिल भी प्रेजेंट रहेगा, तो वो चीज को भी ध्यान रहेंगे। मतलब ए के साथ कौन बाउंड फॉर्मेशन करेगा, ए के साथ अभी यू फॉर्मेशन, ए के बाद ए के साथ यू फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा यहाँ, ठीक। तो ये समझ आ गया। नीचे भी और ऊपर भी इसी तरह से टेम्पलेट्स ऐड होते हैं, इसी तरह से। अब आता है ये टेम्पलेट्स ऐड, ये तो आरएनए प्राइमरेज क्या, सिर्फ प्राइमरेज ये आरएनए के प्राइमर्स को ला रहा है,
पर इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मतलब इसको इसके साथ लिगेज कौन कर रहा है? तो लिगेज करता है, मैंने सबसे पहले बताया था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज लिख सकते हो या फिर पूरा नाम याद रखना है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज याद रख सकते हो। डीएनए POLYMERASE लगा है तो समझ जाना डीएनए पॉलीमरेज मतलब एक टाइप का ये एंजाइम है। तो डीएनए पॉलीमरेज की मदद से हम इन दोनों के बीच को लिगेंड करते हैं, ठीक है। ये इसी तरह से लिगेंड होने चालू कर जाते हैं और ये धीरे धीरे टेम्पलेट जैसे जैसे ये इधर खिसकते जाएगा, इधर साइड और नए 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 ऐसे बेसेस आते जाएंगे और ये प्राइमरेज और आरएनए के प्राइमर्स को लेते जाएगा और यहाँ पास जो डीएनए पॉलीमरेज है ये सारे प्राइमर्स को वहाँ आरएनए प्राइमर्स को जोड़ते जाएगा, ठीक। ये हो गया। तो सबसे जो है ना ये ध्यान रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर्स को इसमें ऐड करता है, मतलब ये एक टाइप से एडिशन की काम करता है, एक टाइप से लिगेंड्स की काम कर सकता है, ठीक। तो इसीलिए इसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है डीएनए पॉलीमरेज को पूरे रिएक्शन भर में, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट करता है पॉलीमराइजेशन के लिए। पॉलीमराइजेशन मतलब न्यू डीएनए की फॉर्मेशन करने के लिए। चलो ये प्रोसेस कंप्लीट यहाँ अब आता है। यहाँ दो टाइप्स के स्टैंड फॉर्मेशन होंगे, एक तो ऊपर स्टैंड फॉर्मेशन होगा, एक बिलो दी स्टैंड फॉर्मेशन होगा। एक ये वाला स्टैंड होगा और एक ये वाला स्टैंड होगा, ठीक है। अब जो अपने मतलब एक स्टैंड को लीडिंग स्टैंड बोलते हैं और एक स्टैंड को लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। एक लीडिंग स्टैंड और दूसरे को लैगिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड कौन सा होता है और लैगिंग स्टैंड कौन सा होता है? लीडिंग स्टैंड वो स्टैंड होते हैं जो जनरली लीड करते हैं, मतलब यहाँ पास जो आरएनए प्राइमरेज रहेंगे, आरएनए प्राइमर्स रहेंगे, वो फटाफट आएंगे और इसमें कोई भी डिसकंटिन्यू नहीं मेंटेन होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस कोहा भी नहीं आएगी। मतलब यहाँ पास कहीं पास भी एक बेसेस, जैसे यहाँ ये वाले लैगिंग स्टैंड में क्या होगा, एक ठोक कहीं पास बेसेस छूट जाएगा, फिर यहाँ पास से यहाँ पास आ जाएगा। तो ये लीडिंग स्टैंड एकदम फास्ट रेट से होता है, करीब, ठीक है। अगर ई कोलाइज में बात किया जाए तो ये पर सेकेंड करीब 2000 बेस पेयर्स की एडिशन होती है पर सेकेंड ई कोलाई में। किसकी मदद से? डीएनए पॉलीमरेज की मदद से, समझ आए। तो लैगिंग स्टैंड में क्या होता है कि ये लीडिंग स्टैंड की स्पीड को कंपेयर नहीं, स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाता, मतलब उसके साथ कंपेयर करीजन करने के लिए, यानी सिंपल सा बोल सकते हो कि उसके साथ स्पीड को मेंटेन करने के लिए लैगिंग स्टैंड यहाँ थोड़ा सा घाटा कर देता है। क्या लैगिंग स्टैंड बीच बीच में कुछ बेसेस को छोड़ देता है, लेफ्ट कर देता है और आगे बढ़ जाता है। मतलब यहाँ के जैसे यहाँ की क्या किया, यहाँ पास के 3 बेसेस को छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा, तुरंत ही 3 बेसेस को छोड़ करके आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लीडिंग स्टैंड के स्पीड को मेंटेन करना चाहता है, मतलब उसके साथ प्रॉपर। तो इसी कारण यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ ऐसा चीज होता है वहां फॉर्मेशन होता है ओकीजाका फ्रेगमेंट्स, OKAZIKA ओकीजाका फ्रेगमेंट्स, GMENTS फ्रेगमेंट्स, ठीक। अब ये ओकीजाका फ्रेगमेंट्स को सिंपल आप क्या समझ सकते हो? डिसकंटिन्यूटी, ठीक। डिसकंटिन्यूटी इन लैगिंग स्टैंड इज सेड टू बी अ ओकीजाका फ्रेगमेंट्स, ठीक। तो लैगिंग स्टैंड में जनरली कुछ डिसकंटिन्यू आ जाता है, मतलब कुछ जगह पे आरएनए के प्राइमर्स नहीं जुड़े होते हैं और बाद में ये जाके आखिरी में अभी जाके थोड़ा देर में जोड़ने वाले हैं, उसको थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक। तो ये आ गया। अभी तक हमने ये सारे के सारे, अब धीरे धीरे अब जैसे यहाँ पास ये जाते जाएगा। अब ये पूरा 1-2 घंटे तक ऐसा प्रोसेस है नहीं कि लगातार होते जा रहे मरते दम तक होते जा रहे, ऐसे नहीं। जैसे ही ये डीएनए की ये जो हेलिकेज है एकदम एड टर्मिनल पे आ जाएगा, एकदम, ठीक है, एकदम एंड पॉइंट पे आ जाएगा, तो उस समय ये हेलिकेज हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये डीएनए का जो रिप्लिकेशन है या डीएनए की पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है वहीं पास से अलग हो जाएगी, मतलब ये धीरे धीरे यहाँ पास से एंड पॉइंट पे, जैसे ये एंड पॉइंट है यहाँ पास पहुंच गया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे यहाँ पास से अलग हो जाएगी, मतलब ये धीरे धीरे यहाँ पास से एंड पॉइंट पे, जैसे ये एंड पॉइंट है यहाँ पास पहुंच गया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे यहाँ पास से अलग हो जाएगी, मतलब ये धीरे धीरे यहाँ पास से एंड पॉइंट पे, जैसे ये एंड पॉइंट है यहाँ पास पहुंच गया, ठीक है। तो
इस एंड पॉइंट पे जैसे ये पहुंचेगा तो अब इसके बाद ये अनबाइंडिंग खत्म हो जाएगी, मतलब फिर यहाँ पास से ये हट जाएगा और यहाँ पास अपने को दो ठोक अलग अलग डीएनए के टेम्पलेट्स, डीएनए के क्या मिल जाएंगे, डीएनए के दो ठोक अलग अलग, पूरा का पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक चेन बोल सकते हो। ठीक, डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक चेन होता है, तो दो ठोक अपने पास न्यूक्लियोटाइडिक या पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक चेन मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस फिर वहीं कंप्लीट हो जाएगा और अपना मैसेनरी पूरा रिप्लिकेशन का कंप्लीट हो जाएगा और यहां से अपने को फॉर्मेशन हो जाएगा दो डीएनए। तो ये हो जाएगा पूरा प्रोसेस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब कुछ करके समझेंगे पूरा, एक बार रिवाइज फिर से। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर से शुरू से प्रोसेस। अभी इसमें से यहाँ पर थोड़ा सा आगे, इसके आगे जस्ट समझ लेना। ठीक, जैसे ही अपने पास कुछ ओकीजाका फ्रेगमेंट्स बने, कुछ लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, अब आखिरी में ये सारे के सारे जो डीएनए अपने पास आरएनए प्राइमरीज थे, ये प्राइमरीज हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक, चलो हट जाएंगे, मतलब एक सिंपल से पूरे स्ट्रैंड्स नहीं हटते। देखो अपना ए के साथ यू जो फॉर्मेशन हुआ है, मतलब एडेनिन के साथ यूरासिल की जो फॉर्मेशन हुई है, पर डीएनए में तो क्या रहता है, थायामीन रहता है, क्योंकि यूरासिल तो अनस्टेबिलिटी बना क्रिएट करता है। तो इसी कारण से ये सारे के सारे ऐसे स्ट्रैंड जो रहेंगे वो रिमूव हो जाएंगे और उसको रिमूव करने में मदद करता है एक एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ए लगा है तो फिर से समझ जाना, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ मदद करेगा और कंटिन्यू ये सारी चीजें जो आरएनए की ऐसे प्राइमर से वो वाले रिमूव हो जाएंगे और उसकी जगह ये डीएनए पॉलीमरेज या फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या ऐड कर देगा, फिर से यहाँ ऐड कर देगा न्यू जहां पर जैसे कि जहां ओकीजाका फ्रेगमेंट्स बना था लेगिंग स्ट्रैंड में, तो डीएनए पॉलीमरेज फिर से वहां क्या ऐड कर देगा, न्यू स्ट्रैंड्स यानी न्यू प्राइमर्स को ऐड कर देगा, वो भी डीएनए के, और आखिरी में अपने पास दो ठोक डीएनए मिल जाएंगे इस तरीके से। तब इस बार इसको एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक इकोलाई के लिए बात की थी, ये सारे केसेस के लिए ऐसी एप्लीकेबल होता है, तो आप सभी के लिए यूज कर सकते हो, ह्यूमंस में भी इसी तरह से एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अपने पास एक डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है, उसमें सबसे पहले हेलिकेज एक एंजाइम रहता है जो अपन यूज करते हैं इसको अनबाइंड करने के लिए, अनबाइंड बोलो या फिर अनजिपिंग बोलो, अनजिपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इस एंजाइम की यूज करने के कारण ये जो डीएनए टेम्पलेट्स है ये कुछ तरीके से एक वाई शेप जिसे रिप्लिकेशन फॉर्क बोला जाता है वो क्रिएट करके ये अलग होना चालू हो जाते हैं। अब यहाँ बात ये फिर से यहाँ एक चांसेस रहता है कि ये डीएनए फिर से न जुड़ जाए, क्योंकि हमने समझा था कि कॉम्प्लीमेंट्री के कारण अगर डीएनए को हम अलग करते हैं तो कई केसेस में आएंगे कि वो वापस जुड़ना चाहेंगे, तो ये फिर से ना जुड़ जाएं, इसीलिए हम यहाँ एसएसबी प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं दोनों स्ट्रैंड्स में, जो कि अटैच हो जाता है उसके साथ, और ये कोशिश करता है कि ये फिर से ये दोनों स्ट्रैंड्स जुड़ने ना पाए। ठीक, यहाँ पास एक और एंजाइम हम यूज करते हैं जिसका नाम है ट्रोपोआइसोमरेज। ट्रोपोआइसोमरेज एक टाइप का हेलिकेज की मदद ही करता है, किस लिए, डीएनए टेम्पलेट्स को अलग करने के लिए, क्योंकि ये एंजाइम क्या प्रोवाइड करता है, टेंशन प्रोवाइड करता है, टेंशन यानी फोर्स अप्लाइड करता है, फोर्स अप्लाई करने के कारण ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। ठीक, ये सारे के सारे शुरू में जो एंजाइम्स यूज हुई उसको समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसमें ऐड करते हैं न्यू बेसिस ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं प्राइमरेज एंजाइम की। प्राइमरेज एंजाइम में अपन प्राइमरेज एंजाइम क्या करता है, आरएनए प्राइमर्स को यहाँ वहां से ढूंढ के लाता है। ठीक है, सेल्स के न्यूक्लियस से डिफरेंट पार्ट से ढूंढ के लाएगा और उसको यहाँ पास सिंथेसाइज करेगा और ऐड करेगा। ठीक है, ऐड नहीं करेगा, यहाँ तक पहुंचाएगा। ऐड करने का काम यानी उसको इस डीएनए के टेम्पलेट में जोड़ने का काम डीएनए पॉलीमरेज करेगा, ये इसको फाइनली इसके साथ ऐड कर देगा, मतलब जोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ दो टाइप के स्ट्रैंड्स की फिर फॉर्मेशन होना चालू हो जाती है, एक तो लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड कौन से होते हैं, ऐसे स्ट्रैंड्स जो कि हर बार लीड करेंगे, मतलब उसमें कहीं भी ब्रेक या डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। ठीक है, बट यहाँ लैगिंग स्ट्रैंड्स में ऐसा नहीं होता है। लैगिंग स्ट्रैंड्स में कुछ डिसकंटिन्यूटी आ जाता है जिसे हम ओकीजाका फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। ठीक, तो ये क्लियर है। अब
फर्दर जो जैसे ये प्रोसेस से हेलिकेज एकदम टर्मिनल पॉइंट तक पहुंच जाएगा तो हेलिकेज क्या हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, हटने के बाद ये पूरा का प्रोसेस दो अपने पास अलग अलग डीएनए आ जाएंगे। ठीक है, मतलब एक टाइप से बोल सकते हो डीएनए के चैन्स आ जाएंगे। जैसे आप पॉलीन्यूक्लियोटाइडिक चैन बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइडिक चैन बोलो, दो बोलो, जो बोल रहे हैं बोलो। ठीक है, न्यूक्लियोटाइडिक चैन समझते हैं, तो दो न्यूक्लियोटाइडिक चैन्स अपने पास मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पास जो न्यूक्लियोटाइडिक चैन्स में कुछ में जिसमें पास ये कुछ जो आरएनए प्राइमरेज थे, उन सभी आरएनए प्राइमरेज को अब हटाने का काम करता है एक एंजाइम जिसे एक्सोन्यूक्लियस बोला जाता है। ये एंजाइम वो सारी चीजों को हटा देगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये सारी जो जहां जहां से प्राइमर्स हटाया है या फिर जहां जहां ओकीजाका फ्रेगमेंट्स बनाए वहां फिर से नए नए बेसेस ऐड कर देगा डीएनए के। ठीक, और फाइनली अपने पास दो आखिरी में टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये हो गया पूरा प्रोसेस और यही था अपना मैसेनरी एंड एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहां पास होने के बाद जस्ट एक चीज और समझो, ये जो सारी की सारी एंजाइम्स और हमने कुछ प्रोटीन्स का भी यूज किया, ये सारी की सारी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। ये एंजाइम्स और ये प्रोटीन्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। ये रिप्लिकेशन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि अगर मान लो डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है और थोड़ा सा भी कहीं बेस पेयरिंग में चेंजेस आ गया, ठीक है, उस बेस पेयरिंग में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आया तो उसके कारण क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, मतलब डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ये सारी की सारी एंजाइम्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव इन नेचर होती है, मतलब ये थोड़ी सी भी गलती नहीं करती हैं। ठीक है, थोड़ी सी भी गलती नहीं करती हैं, बट कुछ अगर केमिकल्स रिएक्शन या भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाइड हो रहे हैं तब उस समय गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो ये है पूरा का पूरा, ये सारी चीजें ध्यान रख रहे हैं। और ये ई कोलाई के लिए हमने बात की, और बात कर सकते हैं कि ह्यूमंस में भी इसी तरह से होता है। ह्यूमंस के न्यूक्लियस के लिए बात करोगे तो ठीक है, न्यूक्लियस सेल। ठीक, चलो ठीक, अच्छा, तो ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। उससे पहले एक दो क्वेश्चन सुन लो, एक दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आंसर हिंट दे दूंगा, दूसरे के हिंट भी नहीं दूंगा। ठीक, अब ये जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है ये कौन से सेल कौन से फेज में होता है? ठीक है, ग्रोथ फेज में होता है, एस फेज में होता है, या फिर G2 फेज में होता है, या G1 फेज में होता है, या फिर अपना एम फेज में होता है। तो ये सारे चारों फेजेस में जो मैंने बोला, G1, G2, एस फेज, एम फेज, तो इन सभी फेज में से किस फेज में अपना ये डीएनए पॉलीमराइजेशन या फिर डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस होता है? तो इसका आंसर आप जरूर दे सकते हो मुझे कमेंट में। चलिए, और दूसरा ऑप्शन जो यहां मैं बता देता हूं, दूसरी चीजें, दूसरे वाले का आंसर दैट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हर जगह से तो रिप्लिकेशन नहीं हो सकता। अब मैं चाहूं कि ये मेरे पास एक डीएनए है, अब ये डीएनए के मेरे को यहां से बीचों बीच से, तो यहां से नहीं होगा ऐसा, मतलब हर जगह से आप रिप्लिकेशन नहीं कर सकते डीएनए के। आप चाहो तो बीचों बीच से करना चाहो नहीं कर सकते, उसके लिए भी कुछ साइट्स होती हैं जिसे उसी साइट्स को, जैसे कि यहाँ से यहाँ पास से ही सिर्फ रिप्लिकेशन हो सकता है, तो इस साइट को क्या बोला जाएगा? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ORIGIN, ओरिजिन ऑफ REPLICATION, रिप्लिकेशन। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना, कहां पास से होगा? सिर्फ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से, और दूसरे का आंसर आपको खुद देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक्स में, यूकैरियोटिक्स में कैसे होता है। ठीक, इसके बाद आखिरी में कोडिंग भी करना बाकी है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी बाकी है, बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।